थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके अंदर टेम्परेचर ऑफ दोनों बॉडी मतलब एक सराउंडिंग और दी बॉडी उन लोग का मतलब वो इक्वल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन लोग का मिडिल ऑफ द टेम्परेचर आता है। जैसे कि गर्म पानी में अगर ठंडा पानी अगर बाजू में रख देंगे तो उन लोग का टेम्परेचर एक्सचेंज होकर एक मिडिल ऑफ द टेम्परेचर आएगा जिधर उन लोग का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, समझ गया। तो सही बता रहा है ये यस। तो बेसिकली जो तुम लोग भी बोल रहे हो, मेरे को लग रहा है आज तो सही बोल रहे हो। तो देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा 3 टाइप्स के होंगे। जब क्या होगा बेटा, देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है, सिंपल, जब आपकी बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपके मेजरेबल क्वांटिटीज है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाए, कांस्टेंट, उनका चेंज होना बंद हो जाए, वो टाइम, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। तो मैकेनिकल में क्या होगा बेटा, आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर में आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा किसमें, प्रेशर में एस्टैब्लिश होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट। जब क्या हो बेटा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब बेटा नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसको क्या बोलोगे आप, केमिकल। तो ये जो आपका बेसिकली हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम भी कोई भी गैस की रिएक्शन करा रहे हो या कोई भी आपके पास सिस्टम है, तो ये आपके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, एक स्टेट पर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो उस जो भी पैरामीटर बेटा क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्लियर है सभी को, देखो जरा, when there is thermodynamic equilibrium, हेडिंग डाल के लिखना है, when there is no change in any observable when there is no change in any observable property of the system with time then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. फर्स्ट 3 टाइप का बताया, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। तो पहला हेडिंग डालो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वैसे मैं बोलूंगा तो बहुत बड़ा बोलूंगा, तुम लोग अपने से भी लिख सकते हो। मैकेनिकल क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। चलो मैं ये एक लाइन बोल रहा हूँ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में लिखो, there should not be any pressure change with time क्लियर है। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, देयर शुड नॉट बी चेंज इन एनी प्रेशर। हाँ बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल में लिखो, देयर शुड नॉट बी एनी टेम्परेचर चेंज
With time. With time. नेक्स्ट लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम. There should not be any concentration change तो थर्ड वाला कौन सा पार्ट ले रहे हैं? नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम. There should not be any concentration change of any of the species any of the species There should not be any there should not be any concentration change of any of the species in the system. Okay, clear है ये? नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्क. जब मैं पाथ फंक्शन सिखा रहा था तब मैंने क्या बताया था, वर्क आपका पाथ फंक्शन है. करेक्ट. वर्क क्या है आपका बेटा? पाथ, जो बेसिकली आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे. उसमें हम लोग ने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन. ये क्या है आपका? पाथ फंक्शन. क्लियर है? अब सबसे पहले बेटा वर्क क्या होता है ये तो पता है आप लोग को सभी को. Yes. क्या होता है? When anything displays from what? When anything displays. और कोई? Energy required to displace any object from one place to another. और कुछ पता है क्या वर्क के बारे में? क्या है वर्क? देखो हमें बेटा पूरा कोई भी सिस्टम है, हमेशा यदि कभी भी एनर्जी चेंज करना है तो आप दो फॉर्म में एनर्जी चेंज कर सकते हैं, हीट और हीट और वर्क. आप बेसिकली ये जो वर्क है वो क्या है? एक मोड है जिससे आप क्या कर सकते हो? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो. समझ गए? तो इस जो बेसिकली एनर्जी है उसको दो टाइप में पढ़ते हैं, वर्क और दोनों में डिफरेंस क्या होगा? Sir, तो work is a mechanical link. दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? देखो हीट क्या होता है बेटा, सपोज आपने क्या किया, आपके पास 100 किलो जूल एनर्जी है, आपने किसी सिस्टम को दिया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया. क्या हुआ? आपने क्या करा? उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दे दिया. तो ये आपने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कराया, एनर्जी दिया, टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज हो गया. समझ गए? ये हो गया आपका क्या? वर्क क्या होगा? समझ गए ना? सिंपल, यदि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? हीट दे दोगे. हीट दिया तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. वर्क कैसे? यदि आपको किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम लोग देते हैं. क्या करेंगे? जो ये हीट है डायरेक्ट हमने हीट ट्रांसफर करा तो ये क्या होगा? सिंपल हीट हो गया. कभी भी यदि आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या होगा? वो हीट. जैसे आप गैस के नीचे क्या लिखो? बर्नर को रख दो. आप क्या करें? बर्नर के नीचे रख दोगे तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. सीधे क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसको क्या मिला? हीट मिला. करेक्ट. अब यदि ऐसा कोई सिस्टम है बेटा जिसमें जैसे अभी तुम लोग ने बोला था डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है? अभी एक बीकर था, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है?
हमने क्या करा बेटा, नीचे से हीट दिया, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट गैस ने क्या करा बेटा, पिस्टन को मूव कराया। प्रॅक्टिकल झालं का? तो गैस ने जो अपना गैस ने क्या करा, पिस्टन को मूव कराया। तो ये पिस्टन मूव करा तो इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर जो गैस है उसने कुछ वर्क किया। अरे उसने डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं करी, उसने अपना एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर करा, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो उसको एनर्जी, पिस्टन को मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो गैस के पास वो एनर्जी थी उसने क्या करा, अपनी एनर्जी पिस्टन को मूव कराने के लिए। तो ये डिफरेंस है आपका वर्क और हीट में। दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हीट और वर्क। ठीक है, अब जो ये वर्क है बेटा, सबसे पहले तो हम लोग साइन देखते हैं कि हम लोग कौन से साइन यूज करेंगे। अभी आपको पता है बेटा दो चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग। यदि बेटा सिस्टम पर कोई वर्क करे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आपने फिजिक्स में उल्टा लिया होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होगा, यदि बेटा सिस्टम है, आप यदि सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद रख लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिजिक्स में नेगेटिव होता होगा। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग करेगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऐसे सोचो बेटा, एक बीकर है अपने पास, इधर पे एक पिस्टन लगाया, यदि सराउंडिंग क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, ये कंप्रेशन होगा। तो जनरली कंप्रेशन वाला वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि कंप्रेशन कराने के लिए क्या होगा, सराउंडिंग उस पर वर्क करेगा, सराउंडिंग वर्क करेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन तो सराउंडिंग यदि वर्क करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और यदि ये आपका गैस अंदर है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम कर रहा है काम। तो यदि आप सिस्टम के द्वारा यदि काम होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे ही हीट के लिए होता है, यदि आप सिस्टम को हीट दो तो क्या होगा, पॉजिटिव हीट, और यदि सिस्टम आपको हीट देगा तो क्या होगा, क्लियर है, याद रहेगा। तो लिखो जरा, सबसे पहले तो हम लोग साइन ही लिख लेते हैं। तो वर्क डन में लिखो पॉजिटिव, तो कॉन्सेप्ट क्लियर में लिखना है, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। सर हेडिंग क्या डालनी है? वर्क के नीचे ही लिखना शुरू करो, नेक्स्ट लाइन से पॉइंट डाल के लिख लो। ओके पॉजिटिव वर्क डन व्हेन डन बाय द सराउंडिंग, when done by the surrounding on the system, on the system क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना, कंप्रेशन। नेगेटिव वर्क डन में लिखो उतना ही है पॉइंट, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सराउंडिंग वाले सिस्टम। हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना कंप्रेशन। नेक्स्ट नेगेटिव वर्क डन में लिखो when done by the system, when done by the system on the surrounding, on the surrounding, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेंशन। ऑन सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेंशन। सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो डाउट बोलो। सर मतलब फिजिक्स में भी ऐसा ये गैस वाला चैप्टर जो है फिजिक्स में केटीजी, उसमें भी पढ़ा था सर पॉजिटिव वर्क डन बाय गैस और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो उसमें बताया था कि गैस जब एनवायरनमेंट पे वर्क करता है तो वो पॉजिटिव होता है। बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वही मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा होता है। ठीक है, जो केमिस्ट्री का है वो यूपीएससी ने दिया हुआ है, ठीक है,
फिजिक्स का किसने दिया मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट केमिस्ट्री का जो मैं बता रहा हूँ वो किसने दिया है, IUPAC ने दिया, और आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये दिमाग में बैठा लो, उल्टा होता है, फर्स्ट लॉ भी उल्टा होगा, मतलब जो फर्स्ट लॉ में आप लिखते हो एक्सप्रेशन, वो इधर का और उधर का अलग अलग होगा। हाँ सर, उधर ठीक है, वो आप वोल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, या कोई और? अब सपोज आपका इधर पे मैं क्या किया, एक बीकर है, ठीक है, उस पर x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का पिस्टन है, ठीक है, वर्क डन होता क्या है वैसे, f क्रॉस dx, ये होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सही लिखा, ठीक है, ये पता है। अब हम लोग वही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये x से, ये पिस्टन x से dx डिस्टेंस पे गया, या मैं ऐसे मान लो ये x से क्या पहुंचा, dx डिस्टेंस पे पहुंचा, ठीक है, और इधर से मैं बाहर बेटा एक क्या लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, जो कि P एक्सटर्नल है, तो इसका वर्क डन क्या लिखूंगा, यदि ऐसा कोई सिस्टम है, ये पिस्टन बेटा x से dx मूव करा, x से dx, मतलब ये यदि x था तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस dx, करेक्ट, ये पिस्टन आपका x से dx मूव करा, और ये इधर से बेटा इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, P एक्सटर्नल है तो बाहर से ही लगेगा, करेक्ट, P एक्सटर्नल लगेगा, तो इसका वर्क डन क्या लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एक्सप्रेशन बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, क्या आएगा, माइनस, ऑपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लिखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव P एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू चेंज कितना हुआ डिस्टेंस में, ये आ जाएगा आपका वर्क, ये समझ गए, आया ना, तो आप थोड़ा बाजू में लिख सकते हो, उधर लाइट है, वो W अरे इक्वल टू P एक्सटर्नल इज इनटू A इनटू dx लिखा है, ओके ठीक है, जो आपको अपने से लिख लेना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv लिख सकते हैं ना, तो वर्क डन क्या हो जाता है, P एक्सटर्नल इनटू, ये तो हो गया आपका। अब जैसे आपको पता है वर्क डन क्या होता है बेटा, क्रॉस पाथ फंक्शन है, तो प्रोसेस के लिए डिफरेंट होगा, पाथ के लिए डिफरेंट होगा, तो हमें क्या करना होगा बेटा, हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग होगा, तो हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना लिखो पहले, तो यदि बेटा इसको d के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dw, क्योंकि अभी हम छोटे से चेंज के लिए देख रहे हैं जहां पर हमने dx डिस्प्लेसमेंट कराया, तो आपका क्या आएगा, dw आएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए क्या आएगा, पहले इतना नोट करो सर वो क्या लिखा हुआ है, d कहां पर, इधर x प्लस dx, ये dx लिखा हुआ है, सपोज ये dx डिस्प्लेसमेंट, सर उधर वो ऊपर हाँ वो सब तो dx सब जगह dx, तो वर्क डन क्या याद रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल इनटू, ठीक है, ये अब इधर क्रॉस की जगह क्या आएगा, डॉट आएगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हटा के cos थीटा आता है, cos 180 क्या कर दिया, -1, आगे बैठ जाए,
वो दिखेगा भी नहीं लगाने के बाद। dx है, ये dx है, ठीक है, ये x प्लस dx है, जहाँ जो नहीं दिख रहा वो dx। अब जरा देखो हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए देखते हैं। जब रिवर्सिबल होगा तो पी एक्सटर्नल क्या होगा बेटा? रिवर्सिबल में आपका जो प्रेशर होता है, जो सराउंडिंग के पैरामीटर्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। यही लिखाया था ना कल रिवर्सिबल में, दिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा? TW, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस P प्लस GP, या तो ये कम होगा या ज्यादा होगा, P प्लस माइनस GP लिख दिया मैंने, करेक्ट। इनटू क्या होगा? DV। तो DW क्या आ जाएगा? माइनस P, देखो जो बाहर का प्रेशर होगा और जो अंदर गैस का प्रेशर होगा, आपको पता है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, करेक्ट। क्योंकि बेटा जैसे मैंने अभी बताया था आपको कल भी, जो अपोजिंग फोर्स है और जो ड्राइविंग फोर्स है, वो उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। यदि वो बहुत ज्यादा छोटा है तो यदि ये इस जो P लिख रहा हूं मैं, P ऑफ गैस है, बेसिकली अंदर जो गैस है उसका, करेक्ट। और उन दोनों में क्या बहुत ज्यादा कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। तो मैंने चेंज के लिए लिखा भी क्या है? वो dp चेंज होगा, P प्लस माइनस dp इंटू dv। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस P इंटू dv प्लस माइनस dp इंटू dv। ये दोनों बहुत छोटे हैं, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये क्या आ जाएगा? TW इज इक्वल टू माइनस, आगे समझ में। अब यदि वर्क डन निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो ये हो गया वर्क डन फॉर रिवर्सिबल, ठीक है। अब यदि वर्क डन फॉर, इधर देख लो, बाद में लिख लेना, यदि वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसका P एक्सटर्नल अलग होता है और P एक्सटर्नल कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो माइनस P एक्सटर्नल इनटू जो dV था, अब यदि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल P फाइनल माइनस लिमिट पुट कर दिया, लिमिट सीख लिया हो गया, ठीक है। सर 11th में बेसिक लिमिट सिखाया है। थोड़ा सा 11th में होगा, 12th में वैसे तो। हाँ सर। लिखो। तो इस तरीके से आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन सीख लिया। सर एक बार मुझे समझा देंगे वो डीपी डीवी रिवर्सिबल में सेकंड लाइन में 0 क्यों हुआ? ये हाँ ये दोनों छोटे हैं, डीपी चेंज बहुत छोटा है, इनटू डीवी ओके दो छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ओके सर। हाँ 0 अप्रोक्सीमेटली। डन? Yes. समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमें ये पता चलना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम क्या ढूंढेंगे? आपको रिवर्सिबल लगाना है या इरिवर्सिबल? सबसे पहले तो हमें यही पता चलना चाहिए। जो रिवर्सिबल होगा बेटा उसमें अभी लंबा कहानी बाकी है, करेक्ट। क्योंकि वो प्रोसेस क्या होगा, किसके लिए होगा, क्या प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है,
टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली जो हम लोग ने गैसियस स्टेट में बहुत सारे केस देखे थे, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वैसे ही बेटा इधर पर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इन एडियाबैटिक, तो ये सारे प्रोसेसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए P और P का रिलेशन चेंज होता रहेगा, करेक्ट। याद है ना गैसियस स्टेट में यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P और T में क्या रिलेशन आ जाता है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो अब इसको, ये P कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन पढ़ लिया क्या थोड़ा बहुत। तो जो इंटीग्रेशन, यदि बेटा कोई वेरिएबल वैलेंसी है तो वो क्या उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, पहले हमें ये जो वेरिएबल है इसको इसके टर्म्स में लाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, करेक्ट। तो अब यदि ये चेंज हो रहा है, इसका हमें पता नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। अब यदि ये डिफरेंट है तो उसके लिए क्या आएगा, वर्क डन डिफरेंट आएगा। तो हर एक प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग अभी बेसिक वर्क डन निकालना सीखे, प्रोसेसेस के लिए करेंगे, उससे पहले हम लोग हीट और इंटरनल एनर्जी और सीख लें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो हीट। जैसे वर्क डन को बेटा हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कर दो हीट। हीट भी क्या है बेटा आपका, पाथ फंक्शन। तो हीट का भी साइन की बात करें तो पॉजिटिव हीट, नेगेटिव हीट का बोलोगे, देखो जरा, पॉजिटिव हीट when given by the surrounding on the system। पॉजिटिव हीट कब बोलोगे, जब आपका सिस्टम पर सराउंडिंग के द्वारा दी जाए। पॉजिटिव when given by the positive heat when given by the surrounding to the system। negative when by the system to the surrounding, negative when by the system to the surrounding। नेक्स्ट हेडिंग डालो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बेटा हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये होता क्या है, वो बेटा अब ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट जितना बेटा रिक्वायर्ड हो किसी भी एक मोल सिस्टम के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। क्या बोल रहा हूं, एक मोल आपका क्या है, कोई भी एक मोल ऑफ सिस्टम है, ठीक है, कोई भी गैस हो, कुछ भी हो, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो, ठीक है, एक मोल है, एक मोल पर्टिकुलर मैटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कभी भी आगे स्पेसिफिक लगा मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक
मैटर के लिए यदि पर्टिकुलर पानी ही है बेटा, यदि पानी को आपको 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितना आपको हीट देना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ये सभी जितने भी मैटर होते हैं उन सबकी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करके रखी हुई है। अधिकतर मैटर की तो जो लिक्विड है और सॉलिड है इनकी हीट कैपेसिटी बेटा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो वो हमेशा सेम ही रहती है। बट जो गैसेस है वो बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि गैस आपका किस प्रोसेस से होके जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कराने के लिए हमें कितना मोलर हीट कैपेसिटी खर्च करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा फील आया? नहीं आया? क्या आया फील? 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो जरा, it is defined as the amount of heat, it is defined as the amount of heat required to raise temperature of 1 mole substance, temperature of 1 mole substance by 1 degree C. So the required to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 degree C, by 1 degree C. Suppose आपके पास बेटा n मोल सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है? यदि बेटा इसको कुछ dq हीट दो तो इससे क्या होता है? dT टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है? यदि dq हीट दोगे इस n मोल सब्सटेंस को तो क्या होगा? dt टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जो आपके डेफिनेशन के हिसाब से वो इसके टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? आपको क्या निकालना है? 1 मोल सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चेंज कितना है? 1 डिग्री, करेक्ट? इधर चेंज क्या हो रहा है? dq के लिए dt चेंज हो रहा है, तो एक के लिए कितना चेंज होगा? सबसे पहले तो ये ऐसे देख लेते हैं, ये क्या n मोल के लिए है, ठीक है? तो n मोल्स के लिए क्या होगा बेटा? dq से dt, यही है ना? तो या मैं ये बोलूं 1 मोल n मोल सब्सटेंस के लिए dt इंक्रीज करने के लिए आपको dq हीट देना पड़ रहा है, तो 1 मोल के लिए तो dt क्या हो जाएगा? dq बाई n, तो 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए dq बाई n dt, और ये क्या है? यही हुआ ना? 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इधर क्या बोल सकते हैं हम लोग? dq is equal to Cn dt। आगे समझ में? जो हम लोगों ने डिफाइन करा था वही यूज करें। क्लियर है? नोट कर लो। आ गया ना समझ में? यही बोला है, उसी को मैंने क्या कर दिया? C इक्वल टू कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब आपको यदि कभी भी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का यदि आपको टेम्परेचर बढ़ाने का मन है तो आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का C पता हो, ठीक है?
और आपको क्या पता हो कितने मोल इंक्रीज करना है, कितने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो आप निकाल लोगे कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। आगे समझ में? इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, हीट निकाल सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये सपोज कोई अभी ये समझ में आ गया, ये कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा। क्या सेम सब्सटेंस के लिए भी डिफरेंट हो सकता है क्या? हो सकता है ना, हो सकता है। सेम सब्सटेंस के लिए भी डिफरेंट हो सकता है क्या? कैसे यस बोल रहे हो? सर नहीं होना चाहिए। बात पे डिपेंड करेगा। और कुछ कोई बोलना चाहे तो? सर स्टेट ऑफ मटेरियल, स्टेट ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि यदि सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, यदि लिक्विड है तो फिर नहीं करेगा, क्या मतलब? स्टेट ऑफ मेरे को समझ नहीं आया। मतलब डिफरेंट होगा सी, अगर स्टेट के डिफरेंस के साथ डिफरेंस होगा सी में। मतलब बेसिकली तुम बोलो लिक्विड यदि वाटर यदि लिक्विड फॉर्म में है तो उसका डिफरेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में तो डिफरेंट होगा, और गैस फॉर्म में तो डिफरेंट होगा, ये बोल रहे हो क्या? ऐसा ही लग रहा है सर। वो तो ठीक है, डिफरेंट होगा। मैं बोल रहा हूँ एक ही स्टेट में है, क्या उसके बाद भी उसकी एक से ज्यादा सी की वैल्यू हो सकती है क्या? हो सकती है, ठीक है। ऐसे सोचो बेटा, आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है, यदि आपने बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो सॉलिड को यदि सॉलिड में यदि टेम्परेचर इंक्रीज करो तो क्या कौन कौन से पैरामीटर चेंज हो सकते हैं? यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट दे रहे हो तो क्या सॉलिड में कुछ और चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज होने के अलावा ना उसका शेप बदलता है, ना उसका वॉल्यूम बदलता है, ना उसका प्रेशर बदलेगा। प्रेशर तो होता नहीं है, करेक्ट। तो जो सॉलिड है और जो लिक्विड है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यदि आप एनर्जी दे रहे हो, तो बेटा कुछ और बदलता नहीं है। इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगा, एक सब्सटेंस की एक ही क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। जबकि गैस में क्या होता है बेटा, गैस में यदि आप हीट करें तो टेम्परेचर के साथ साथ बेटा वॉल्यूम भी बदल सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है ना, प्रेशर भी बदल सकता है। तब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस आपका गैस फॉलो कर रहा है। तो हर एक प्रोसेस के लिए क्या होगा, आपका सी का वैल्यू डिफरेंट होगा, चाहे वो एक ही गैस क्यों ना हो। सेम गैस की एक से ज्यादा सी की वैल्यू हो सकती है। आगे समझ में? अभी ठीक है? क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि उसके पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। पता चले आप 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने के लिए आपको 50 किलो जूल जरूरत पड़ता है, सिर्फ यदि टेम्परेचर इंक्रीज करना हो। बट क्या होगा बेटा, एक गैस में टेम्परेचर के साथ साथ 50 तो दिया आपने, टेम्परेचर 25 बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो जो हीट है जो आपने दी वो वॉल्यूम, जो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज कराने में भी बढ़ यूज हो गई। तो क्या जितना होना चाहिए उतना हो पाएगा इंक्रीज टेम्परेचर? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होगा बेटा, सॉलिड और लिक्विड में भी चेंज होता है, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसलिए उधर हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, बट इधर पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। उधर पे हर एक प्रोसेस के लिए आपको सी का वैल्यू डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग कभी भी जब dq लिखोगे तो क्या लिखोगे, dq फॉर गैस लिखोगे तो इधर लिखना सी प्रोसेस। आगे समझ में? तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए आपको प्रोसेस ये निकालना पड़ेगा। वो हम लोग सीखेंगे कैसे निकालेंगे, वो अपन बाद में।
या लिख सकते हो gases have different C in different process. Gases have different C in different process. उसके बाद ये dq is equal to nc process dt लिख देना. Gases आप have भी बता दो कैसे gases have different C in different processes. नोट डाल के लिखो, ये इधर तक लिख लो, उसके बाद नोट डालो और लिखो. ये जो मैंने समझाया सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और गैस के लिए चेंज होता है. तो लिखो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स the heat supplied for solid and liquid, comma, the heat supplied is used entirely for temperature increment, is used entirely for temperature increment, and a very negligible amount of it goes for volume increment, negligible amount a very negligible amount of it goes for volume increment. So therefore a specific heat capacity of solids and liquids are constant. नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो, ये नोट 1 नोट 2 करके लिख सकते हैं. However, for gases, the heat supplied is utilized. Heat supplied is utilized both for temperature increment, is utilized both for temperature increment and volume increment, depending on the way we are heating the gas. Therefore, a specific heat capacity for gases will be different for different processes. Therefore, a specific heat capacity for gases will be different for different processes. ठीक है, हीट समझ में आ गया. नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी.
इसको बेटा ई और यू से अब ये इंटरनल एनर्जी होता क्या है? अभी तक वर्क और हीट दोनों समझ गए बेटा। इंटरनल एनर्जी आपका टोटल एनर्जी होता है। कोई भी सब्सटेंस है उसका टोटल एनर्जी क्या है आपका? इंटरनल। अब उसका टोटल एनर्जी बेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टोटल एनर्जी तो बेसिकली कोई भी सिस्टम है आपके पास, उसके पास एनर्जी होगा। एनर्जी आपने बहुत सारी एनर्जी सुनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी सुनी होगी। रोटेशनल एनर्जी, हर एक सब्सटेंस में सब कुछ होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का के पास जितना भी टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, जो भी बेटा उस किसी भी सब्सटेंस में क्या है टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। सिंपल, मतलब ई जो है या यू जो है वो सम ऑफ E1, E2, E3, E4 जितने भी टाइप ऑफ आपकी एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में अवेलेबल है उसको आप क्या बोलोगे? इंटरनल। ये देखो इंटरनल एनर्जी, चाहे वो नॉर्मली बेटा काइनेटिक और पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, बाकी सबको हम लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लिखो जरा इसमें। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल internal energy is the total of all types of kinetic and potential energies total of all types of kinetic and potential energies possessed by molecule possessed by molecules. It includes translational kinetic energy, rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy, ट्रांसलेशन के बाद it includes translational kinetic energy, rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy, bond energy, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मतलब जितने भी एनर्जी के आपको नाम पता हो सब लिख देना। उसके बाद भी वाइब्रेशनल एनर्जी के बाद बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और बाद में ETC लिख देना, कुछ छूट जाए तो। ठीक है, सिंस अच्छा ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? stored form of energy. इधर एक मैं बॉल लिए हूँ, ठीक है, इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? mgh. सब गलत। फिर आप बता सही। पोटेंशियल एनर्जी बेटा रेफरेंस में बताई जाती है। मैंने रेफरेंस बताया था। आपको ये बोलना चाहिए सर तो उसका आंसर 0 हो जाएगा ना बिना रेफरेंस के। ठीक है, नहीं इतना फिजिक्स नहीं आता। ठीक है, समझ गए ना? बेसिकली मैं यही तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? रिलेटेड। ठीक है, और जो आपका इंटरनल एनर्जी है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है? चेंज है।
आप इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जैसे आपने मैंने ये पूछा तुरंत आपने बता दिया ठीक है, वैसे इंटरनल एनर्जी कोई पूछे तो मत बताना, समझ गए? उसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, और इंटरनल एनर्जी आपका क्या होगा बेटा, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए अभी जो दो हम लोग ने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सीखे वो दोनों क्या थे, पाथ फंक्शन थे। ये जो है ये क्या होगा, ये स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये रिलेटिव है, इनिशियल और फाइनल पर ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे समझ में देखो, सर बट इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना F/2 nRT, उससे कर सकते हैं ना? वो डेल्टा होता है, डेल्टा यू बराबर, जो तुमको फॉर्मूला पता है वो डेल्टा यू होता है, ठीक है। सिंस इंटरनल एनर्जी contains potential energy, since internal energy contains potential energy terms, आप रिपीट कर सकते हो? internal energy contains potential energy terms, comma, its absolute value cannot be determined. इंटर क्या बोल रहे हो? यस, इंटर एनर्जी का आगे since internal energy contains potential energy terms, so its absolute value cannot be determined, so therefore we always calculate change in internal energy. समझ गया? ठीक है, आगे लिखो। बेसिकली वो मैं यही एक्सप्लेन जो लिखा रहा हूँ अभी 2 3 4 5 10 लाइन, उसमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को? देखो, फॉर अ सिस्टम, फॉर अ सिस्टम, the internal energy will be, for a system the internal energy will depend on identity of substance, identity of the substance in the system, comma, amount of substance in the system, amount of substance in the system, and its temperature, and its temperature, and its temperature. For a thermodynamic process, for a next paragraph से लिखना, for a thermodynamic process on ideal gas in a closed system, on ideal gas in a closed system, internal energy can change only due to temperature change. So therefore
So therefore change in internal energy, so therefore change in internal energy will only depend on, change in internal energy will only depend on initial and final temperature, initial and final temperature. Thus internal energy is a state function. लिख लिया? हाँ, हो गया? पीछे तुम्हें जो बाजू में देख रहा हो गया ना? अपना अपना बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ होता क्या है? किसी को पढ़ा था जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ मतलब अगर दो सिस्टम तीसरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होगा तो वो दोनों सिस्टम में इक्विलिब्रियम में। यदि बेटा ए और बी, समझना बड़ा ध्यान से, ए और बी यदि बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उनके टेम्परेचर कांस्टेंट, जब ए और बी यदि बेटा आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ बोलता है ए और सी भी क्या होगा? आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए? यही बोल रहे होगे तुम लोग? नहीं मैं कुछ लॉ पे छेड़खानी। ए से बी, समझ गए? ऐसे सोचो बेटा, एक आपके पास गर्म पानी है, तो ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मिक्स करेंगे 20 पे ही रहेगा, करेक्ट? 20 पे है तो कुछ इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा ना, टेम्परेचर तो कुछ चेंज होना नहीं है। उस सी और ए भी जो मतलब एक और 20 और 20 पर है, तो ये यदि ये दोनों आपस में यदि इक्विलिब्रियम पर है, तो यदि ये 20 था तो इसको भी 20 ही होना पड़ेगा। ये 20 डिग्री दोनों थे, और वैसे मैंने एक उठाया 20 पे लिया, तो अगला जो मैं ले रहा हूं यदि इन दोनों को इक्विलिब्रियम में होना है तो इसका भी 20 डिग्री ही होगा। तो जब इसका 20 डिग्री है तो हम ये भी बोल सकते हैं ये और ये फर्स्ट वाला भी क्या होगा? समझ गए? तो ये जीरोथ लॉ था, कोई सेंस नहीं। लिखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स zeroth law of thermodynamics states that if two bodies A and B are in thermal equilibrium, A and B are in thermal equilibrium, and two bodies B and C are in thermal equilibrium, A and B are in thermal equilibrium, and two bodies B and C are also in thermal equilibrium, किसी का माइक ऑन है? The bodies A and C are also in thermal equilibrium.
समझ गए? फर्स्ट लॉ हेडिंग डालो। हाँ फर्स्ट लॉ हेडिंग डालो। सोच के बैठा है, इस बार तो बता के रखूंगा। अरे एक तो बताऊंगा मैं, अभी पूछ रहा हूँ तेरे से ही पूछता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा ये लॉ है बेटा या ऑब्जर्वेशन? सर ऑब्जर्वेशन करके लॉ बनाया है। ऑब्जर्वेशनल लॉ है ना, सही मत मानना है। ये सारे बेटा ऑब्जर्वेशनल लॉ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कहाँ से ड्राइव हुए होंगे, क्या हुआ होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बताओ भाई, तुम ही बताओ। डेल्टा क्यू इक्वल टू बस डेल्टा तुमने यू तो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तुम मत बताओ, वो बताएगा। हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यही सबको पता होगा। और कुछ नहीं? हाँ बाकी सब आप देख तो सही है, बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। सिंपल क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका बेटा एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस कर तो क्या सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है बेटा कि यदि आपका किसी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी क्या है, तुम पीछे कैसे बैठ गए, तुम तो आगे बैठना था। तो यदि कोई भी सिस्टम है बेटा, उसका इंटरनल एनर्जी क्या है, U है। और इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यदि किसी के पास U इंटरनल एनर्जी है तो क्या हो सकता है, उसकी कुछ एनर्जी ऐसा हो सकता है वो एनर्जी अपना रेडिएट कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या कर दे, रेडिएट कर दे, एमिट कर दे, और क्या कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो जो से किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, dq प्लस, समझ गए? तो du क्या हो जाएगा आपका dq प्लस dw, ये आपका क्या है बेटा फर्स्ट। ठीक है, आपका जो एनर्जी है बेटा वो कंजर्व रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ बेटा एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही आप। अच्छा, ऐसा एग्जांपल आप तक मिल चुका है क्या जिसमें हम लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे या डिस्ट्रॉय कर रहे हो? हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मास से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वहां पर अभी हम लोग क्रिएट करने भी लगे। तो ये जो लॉ है ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल लॉ। ठीक है, इससे लॉ आप लोग लॉ को क्या समझते हो, लड़ जाओगे लॉ गलत नहीं होगा, यही ना। यदि न्यूटन्स का लॉ है तो है, चाहे कहीं पे भी फेल नहीं होने वाला, बट इधर पे ऐसे मत करना। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये लॉ जो क्या है आपका ऑब्जर्वेशनल लॉ। देखो जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर केमिस्ट्री में मतलब ये लॉ भी चेंज हो जाता है क्या? वहां पर पढ़ा था Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हाँ बेटा, सब बदल जाता है। अभी वो एक्चुअली में बेटा दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस चेंज हो सेम होता है, बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। वो पूछ रहा है कि अच्छा, मतलब लॉ वो इधर लॉ डिफरेंट है ना, तो वो चेंज हो नहीं रहा है, लॉ तो सेम ही है बेटा, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है।
क्योंकि साइन डिफरेंट, इसीलिए वो इस तरीके से। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट इन एनी फिनोमिना first law of thermodynamics states that in any phenomena energy can neither be created nor be destroyed energy can neither be created nor be destroyed. It can just be changed. It can just be changed from one form to another. Or in other words, total energy of universe is constant. total energy of universe is constant. तो ये लिख लो du बराबर dq प्लस dw। ठीक है, अब बाकी जो सेकंड और थर्ड लॉ है इनको हम लोग बाद में नहीं 12 पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब हम लोग ये जो तीनों है ये अब हम लोग बेटा डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहला प्रोसेस लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ऐसे ऊपर हेडिंग डाल सकते हो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, उसमें पहला प्रोसेस लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। सर इसका ही सब है ना वो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या बोलो? मतलब इसका ही सब है ना हाँ इसी चैप्टर का हेडिंग डालो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसमें पहला प्रोसेस लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता होगा? थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या है बेटा? कोई भी सब्सटेंस एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर हो और वो किसी दूसरे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। उसको चेंज करने के लिए जो प्रोसेस यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, आ गया समझ में? तो उसमें पहला लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या आ जाएगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन, गैसियस में सिखाया था करेक्ट। मतलब कैसे भी लिख सकते हैं P इनिशियल T इनिशियल T फाइनल अपॉन T फाइनल। ठीक है, अब यदि बेटा इसके लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो और वर्क डन किसके लिए? रिवर्सिबल। पहला क्या है बेटा इसमें? वर्क डन फॉर
रिवर्सिबल। तो क्या आ जाएगा, निकाल पाओगे क्या आप लोग? dw क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ pdv। ठीक है, अब आपका बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब v इनिशियल v फाइनल बराबर है, तो क्या आ जाएगा वर्क डन? जीरो आ जाएगा ना। इरिवर्सिबल के लिए भी क्या आएगा? जीरो। वी फाइनल वी इनिशियल क्या है? जीरो। तो इरिवर्सिबल के लिए भी क्या लिख लो? जीरो लिख लो। अब यदि आपको dq पूछूं मैं तो क्या होगा? nc प्रोसेस इनटू dt बताया था, nc प्रोसेस इन dt बताया था। यस सर। तो q क्या हो जाएगा? nc प्रोसेस में क्या है? v कांस्टेंट, तो cv क्या आ जाएगा? ncv टी। ठीक है, dt लिख रहे होते थे, dq ये आ गया समझ में? तो वर्क डन आ गया। रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल के लिए जीरो। हीट आ गया आपका ये। इंटरनल एनर्जी क्या होगा? du इज इक्वल टू क्या होता है? dq प्लस dw। dw क्या है? जीरो। तो du बराबर dq, तो du बराबर क्या आ जाएगा? ncb। आगे समझ में? यस सर। dt क्या है? यदि आप इसको इंटीग्रेट भी कर दो बेटा तो क्या आ जाएगा? q इज इक्वल टू ncv t फाइनल माइनस t इनिशियल। इधर भी लिख सकते हैं u डेल्टा u इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आप क्या? ncv t फाइनल माइनस तो ये जो आपने, ये तो हो गया रिवर्सिबल के लिए। सपोज अलग से लिख लो, ए फर्स्ट लिख लिया तो रिवर्सिबल, सेकंड लिखो इरिवर्सिबल, और इसमें अब तो सारी चीजें सेम ही होंगी क्योंकि वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो फर्स्ट लॉ तो बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए दोनों के लिए लगेगा। तो यदि वर्क डन जीरो है तो क्यू डेल्टा यू के बराबर होगा, और डेल्टा यू भी क्या होता है बेटा? स्टेट फंक्शन है, तो वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो डेल्टा यू इधर आया वो डेल्टा यू उसके लिए भी आएगा, तो उसके लिए भी क्यू क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। समझ गए? ये जो है बेटा ये रिवर्सिबल के लिए है, इरिवर्सिबल के लिए मत लगा देना। dq इज इक्वल टू ये, ठीक है, dq इज इक्वल टू ncv dt रिवर्सिबल के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, बट इरिवर्सिबल के लिए भी इवेंचुअली सेम आएगा क्योंकि du सेम रहता है। du सेम है, फर्स्ट लॉ सेम रहेगा, तो dq भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर लिखूं डेल्टा u इज इक्वल टू दिख रहा है सर। ncv t फाइनल माइनस t ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालो इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल के लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालना है, ये लिख लिया ना सभी ने? नेक्स्ट No, हेडिंग sir. डालो। नहीं लिखा? हाँ सर। जल्दी लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो इरिवर्सिबल। क्या आप इसको लिख लिया? तो इरिवर्सिबल में बेटा वर्क डन क्या लिख लिया लिखोगे? सर। अरे जीरो तो ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल।
तो इधर क्या लिख दोगे वर्क डन इक्वल टू 0, क्योंकि बी फाइनल बी इनिशियल क्या है 0, तो इररिवर्सिबल के लिए वर्क डन भी क्या आ गया 0 आ गया। तो डेल्टा यू होगा बेटा वो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में फर्क नहीं रहता है क्योंकि स्टेट फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा एनसीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा 0, तो डी यू बराबर क्या आ जाएगा डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं डी क्यू फॉर इररिवर्सिबल क्या हो जाएगा NCV/dt। एनसीवी। नेक्स्ट आइसोकोरिक की जगह आइसोबैरिक। सब पूरा लिख के सिर्फ डेल्टा यू एंड सी यू देता फिर बस इतना लिख लो ये तो हो गया। आइसोबैरिक में क्या होने वाला है हाँ प्रेशर कांस्टेंट इधर क्या हो जाएगा बी इनिशियल अपॉन बी इनिशियल इज इक्वल टू। अच्छा आप लोग अब सब कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है हो ना। Abundant heat internal energy for reversible reaction और irreversible reaction कर लोगे ना कर लो। चलो जल्दी से सब देख रहा हूँ मैं अभी। तो v का इंटीग्रेशन v होता है इंटीग्रेशन यही बोल रहा था इंटीग्रेशन पर आया dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा था क्या होता है बेटा ये मैं बता दे रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन सिखा दे रहा हूँ आपको। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। अभी इतना ही इंटीग्रेशन की जरूरत है। क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा नहीं आगे तो दिया है मैंने दिया मैंने क्या दिया आइसोबैरिक के लिए निकालो बेटा। आइसोबैरिक के लिए पहले रिवर्सिबल के लिए वर्क डन हीट और कुछ कर भी लो क्यों बैठो बेटा अभी ये नहीं लिख पाया सामने बोर्ड पर लिखा है अभी इसने चश्मा निकाला है फिर पहनेगा क्यों आगे क्यों नहीं बैठता है जगह है बैठ जाता है फिर भी फिर क्या बैग में रखने के लिए पूरे दिन लगाओ।
नहीं कर देता हूँ हो गया क्या? मैंने तो बाजू वाले का लिख दिया होगा। हो गया दोनों रिवर्सल लिखा इधर लिखा नहीं होगा अभी तक कुछ भी। क्यों? आस पड़ोस में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो जरा रिवर्सिबल के लिए डीडब्ल्यू क्या होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ पीडीवी माइनस माइनस क्या होता है? वो आपको नहीं मैं नहीं करती, मैं इसको देख रहा हूँ। माइनस है ना? मैं माइनस लगाया तुम लोग पता नहीं क्या कर दिए, पता नहीं क्या कर दिया माइनस बी। अब इधर क्या होगा आपको? अब P कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस P इंटीग्रल dV। कहां से कहां तक जा रहा है? V इनिशियल से सपोज V फाइनल। और dW कहां से कहां तक? 0 से W। तो W कितना आ जाएगा? माइनस P। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? V। तो लिमिट पुट कर देता हूं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो वर्क डन रिवर्सिबल के लिए क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। कितने लोगों का ये सही आया था? उसके बाद dq क्या हो जाएगा? अच्छा इसको हम लोग ऐसे और इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। वर्कडन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकते हैं क्या? क्योंकि क्या है ये P इनिशियल, P तो कांस्टेंट है, P इंटू बी फाइनल क्या होगा? एन आर टी फाइनल। और माइनस P इंटू बी इनिशियल क्या होगा? एन आर टी इनिशियल। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है। DQ क्या होगा? NCP हो जाएगा। प्रोसेसेस के लिए मैं आपको CB CP कैसे निकालते हैं ये सब सिखाऊंगा। ठीक है, किसके लिए कौन सा प्रोसेस, पर्टिकुलर गैस के लिए किस क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी सीखेंगे। अभी आपसे जो दिया रहेगा वो आपको क्या होगा? बेसिकली CP की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से Q, T इनिशियल से T फाइनल, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NCP T फाइनल। अब डेल्टा U क्या होगा बेटा? डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या होगा? Q प्लस W तो सही है, सब सही बोलते हैं। अभी हम लोग जो निकाले थे NCV/dt, इधर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, किसी प्रोसेस को डिपेंड तो करेगा नहीं। तो इसके लिए भी डेल्टा U क्या आना चाहिए? NCV/dt आनी चाहिए, है ना? तो मैं क्यों कैलकुलेट करूंगा दोबारा? क्या लिख दूं? NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, करेक्ट। और du इज इक्वल टू क्या होता है? dq प्लस dw। dq क्या निकाला अभी मैंने? NCP dt, या मैं सीधे डेल्टा u इज इक्वल टू क्या होता है? q प्लस w। q क्या आ जाएगा? NCP t फाइनल माइनस t इनिशियल प्लस ये क्या आ जाएगा? n माइनस आ रहा है क्या?
माइनस एन एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और है क्या आपके पास स्टेट फंक्शन है, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। यस सर। करेक्ट, बस उसी को यूज कर लेते हैं हम लोग। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू CP माइनस R, क्या आ जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। एक CP और CV में एक ये रिलेशन, नोट कर लो इसको। इंटरनल एनर्जी तो वही रही, ठीक है। आप दोनों फॉर्म से निकाल के हमने एक फॉर्मुलेशन कर लिया, क्योंकि वो तो सेम होना चाहिए स्टेट फंक्शन है तो। अब इर्रिवर्सिबल के लिए निकाल सकते हो क्या, ये लिख लिया, हो गया इसका, ये हो गया। और इर्रिवर्सिबल के लिए निकालो बेटा, एकदम सेम चीजें हम लोग बार बार यूज करेंगे। जो हम लोग ने डेफिनेशन जो डिफाइन किया है उसमें कुछ भी नहीं बदलूंगा, चाहे कुछ भी प्रोसेस आ जाए, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से चीजें चेंज करेंगे, और बिना कुछ सोचे समझे आप सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। बस जो जितना आपको वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट सिखाया है वो फॉलो करो, और सब कुछ क्या आएगा आपका, आराम से आंसर आएगा। इर्रिवर्सिबल के लिए निकालो, बैठे कि वो सब बैठे नजर आ रहे हैं मेरे को। आप जब तक बेटा अपने से करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपने सीखा नहीं सीखा। ठीक है, लग नहीं जाता तेरा बार 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 बार, क्या दिक्कत क्या है, इर्रिवर्सिबल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लिखो ना, करो ना, रुक क्यों जाते हो, नहीं नहीं खत्म करे, रुको, कर लो बेटा, एक ही सीट मिलेगी तुम दोनों, कर लोगे मैनेज, 2 साल तुम कर लेंगे, 2 साल हो गया। क्लियर है ये? इर्रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, क्या होता है बेटा W, वो तो माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, तो हर एक प्रोसेस के लिए यही वर्क डन आता है, करेक्ट, क्योंकि उधर ही इंटीग्रेशन हो गया था, प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि P एक्सटर्नल क्या था, कांस्टेंट था, तो V इंटीग्रेट हो गया था, ये हो गया। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल की जगह माइनस NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये हो गया आपका
वर्क डन, या इस फॉर्म में बोलो या इस फॉर्म में बोलो, सेम चीज है, ठीक है। बट इस फॉर्म में बेटा ये तभी हो रहा है जो क्योंकि ये आइसोकोरिक है, अदरवाइज हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि पी और बी में रिलेशन वैसा नहीं आता ना, करेक्ट, क्योंकि पी और इसमें ये कांस्टेंट है, उसका जो रिलेशन है उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है। अब जरा देखो डेल्टा यू भी क्या है, हमेशा कांस्टेंट एन आर सीवीटी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आपको बस क्यू निकालना नहीं आता है, क्यू इरिवर्सिबल तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, सिखाया है क्या, नहीं सिखाया ना। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लॉ यूज करोगे, फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये इरेज कर रहा हूं, Yes, sir. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, एनसीवी dt, ठीक है। क्यू क्या क्यू निकालना है मेरे को, डब्ल्यू क्या है माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी वी, या तो एन कॉमन ले लेता हूं, एन सी वी प्लस आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है इतना। इधर से इधर लेके ऐड कर दिया, आया ना समझ में। Yes, sir. इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। अभी सीखे थे ना सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तो सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर प्लस सीबी। बस क्या, तो निकाल दिया हम लोग इरिवर्सिबल के लिए भी क्यों, नेक्स्ट हेडिंग डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, ठीक है, ठीक है ना इतना। अब फिर से वही पहला केस रिवर्सिबल और तीनों चीजें कैलकुलेट कर दो। निकालो जरा। अब आपको इंटीग्रेशन एक और सिखा दे रहा हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा, यूज करो, निकालो जल्दी से, इस बार सबका होना चाहिए, फास्ट करो। ले जाओ।
करो इसको, सोचना भी पड़ेगा। प्रेशर को किसके टर्म में लिखो, के टर्म्स में लिखो। v सेम कांस्टेंट सेम आएगा, उधर v आएगा, dv होगा, वेरिएबल सेम है तो इंटीग्रेट हो जाएगा, टेंपरेचर कांस्टेंट होगा बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा। करो क्या आया, किसी का आया फाइनल एक्सप्रेशन? बस हो गया, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, क्या कर दिया? वेरी गुड, राइट है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। मेरे को लग रहा है 3 में 1 मिलेगी। किसका किसका हो गया? हो गया? नहीं हुआ अभी तक? करो जल्दी करो। कुछ लोग तो ऊपर देखते ही नहीं है कि मतलब ये तो देख लो किसका किसका हो गया, उसके लिए ऊपर देख लिया करो। देखो जरा, इक्वल टू एनआरटी आता है, पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी बाई वी। इधर देखो सभी लोग, जिसका हो गया वो भी देखो, माइनस, देखो क्योंकि बेटा P अब कांस्टेंट नहीं है। पिछले वाले प्रोसेस में क्या था, P कांस्टेंट था तो क्या हो गया था, बाहर आ गया था, इंटीग्रेट हो गया था। बट अब P कांस्टेंट है नहीं तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, और P है तो इंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेबल बनाने के लिए P को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, करेक्ट। इसको क्या करूं मैं, nRT बाई v इंटू dv कर लूं, तो ये dw आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू w और v इनिशियल टू v फाइनल, माइनस nRT बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन एक बार और लिख देता हूं, v इनिशियल v फाइनल 0 dw, ये क्या आ जाएगा, w लिमिट पुट करके लिख रहा हूं, माइनस nRT, इसका क्या होगा, ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। ये हो गया बेटा वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस nRT माइनस 2.303 nRT log v फाइनल माइनस ln को जब हम लोग बेटा लॉग में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, 2.303 का मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग लॉग के टर्म्स में क्या करेंगे, ये कब हुआ, जब मैथ्स पढ़ रहे थे तो
लिख लिया ये? हो गया ना? कितने लोगों का सही था? अब जाता हूँ, हो गया। दादाजी का क्यू क्या होगा? क्यू से पहले डेल्टा यू लिखना। डेल्टा यू क्या होगा? हमेशा एनसीबीडीटी टी फाइनल माइनस टी फाइनल टी इनिशियल 0 है, मतलब बराबर है, तो क्या आ जाएगा? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस ये 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल माइनस तो वी फाइनल अपॉन, ठीक है? नोट करो। इरिवर्सिबल में क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वर्क डन तो ये हो गया। डेल्टा यू क्या रहेगा? 0 रहेगा, तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस। तो अभी तक हम लोग ने 3 प्रोसेस सीखा और तीनों प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैलकुलेट कर लिया। तो आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्या क्या देखना पड़ेगा अपने को? कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है? और जो कैलकुलेट करना हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। If a gas if a gas at a pressure if a gas at a pressure if a gas at a pressure, ये लिख लिया ना सभी ने? क्वेश्चन लिखो। if a gas at a pressure of 10 atm at 300 Kelvin expands against a constant external pressure of 2 atm from a volume of 10 liters to 20 liters, 10 liters to 20 liters. Find work done for isothermal process. Find work done for isothermal process. तो आप सिर्फ फर्स्ट लाइन बता सकते हैं, इफ अ गैस, उसके बाद बताओ। If a gas
at a pressure of 10 atm at 300 Kelvin expands against a constant external pressure of 2 atm from volume of 10 liters to 20 liters. Find the work done for isothermal process. अपना अपना करो, इसकी ज्यादा पीछे तुरंत पीछे देखता है ना, तो कुछ बोला तेरे लिए ही बोला था सिर्फ। यूनिट चाहिए सर, देखो -20 क्या जूल, एक यूनिट ठीक से देखो भाई, बिना यूनिट का कोई मतलब है नहीं ना। कितना आ रहा है? जूल में बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप प्रेशर कहाँ क्या ले रहे हो, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में ले रहे हो, लीटर में। तो या तो आंसर बोलो बेटा क्या, एटीएम लीटर, और यदि कोई पूछ ले जूल में तो फिर क्या करोगे, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू, लिख लो 101.1 जूल। समझ गए सर क्या वैल्यू बोले? ओके ठीक है, हाँ सर। तो अब यदि आपके पास, ध्यान में रखा करो कभी भी फॉर्मूला लगाते टाइम आपका वर्डन आया किसमें, ठीक है। यदि लीटर एटीएम में है, आंसर जूल में दिया होगा हमेशा पीछे। जितने भी तुम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे सबके आंसर जूल में होंगे, और आप सब लोग क्या निकाल के बैठोगे, लीटर एटीएम। फिर मेरे पास आओगे सर पता नहीं क्या पढ़ाएगा ठीक है, आंसर तो आ ही नहीं रहे, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना लीटर एटीएम से जूल में। हमेशा जूल में पीछे आंसर मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव से। तो क्या किया, इसमें क्या बताया गया है, कितना आंसर आ रहा है क्या सभी का? कितना आ गया? 20 -20 लीटर एटीएम। कितने लोग का आ गया? -20 लीटर एटीएम। इससे आसान सवाल थर्मोडायनेमिक्स में नहीं हो सकता, ठीक है। यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर अपने बारे में थोड़ा सोचो, जरूरत है। ईडब्ल्यू तो क्वेश्चन पढ़ना था, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, तो हर चीज क्वेश्चन में से ही हमें पता चलेगा कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फॉर्मूला। इतने सारे फॉर्मूला ड्राइव करें, ठीक है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और उस पहले जो लाइन थी उससे आपको ये समझना था कि ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसमें क्या लिखा था,
अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। पी एक्सटर्नल है, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। यदि प्रेशर कांस्टेंट तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यदि पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट दे रखा है कितना, 2, और ये कितना दे रखा है 20 से, तो क्या हो जाएगा ये 20 लीटर। आगे समझ में क्लियर है। और चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2000, अरे अप्रोक्सीमेटली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो तो 2000 के आसपास जूल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क performed when 2 moles of hydrogen expand isothermally and reversibly। इसमें ये सबसे समझदार क्वेश्चन था, खुद लिख के दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या लिखा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबली एट 25 डिग्री C from 15 to 50 liters, from 15 to 50 liters, From 15 to 15 to 50 liters। करो फास्ट। हाँ, टेम्परेचर बेटा हमेशा केल्विन में यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूला सीखो आगे, कहीं पर भी यदि आपको टेम्परेचर यूज करना है तो हमेशा केल्विन में ही यूज करो। क्या ये भी मेरे से ही पूछ लो। हाँ, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या यूज करना चाहिए, थोड़ा यूज करो। कैलकुलेशन ना करो, कर लो। लॉक टेबल नहीं मिलती है बेटा, कभी भी लॉक टेबल नहीं मिलेगी आपको कभी भी। आपको अप्रोक्सीमेट करना होगा, आपको याद होना चाहिए लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, लॉग 3 की वैल्यू 0.4947। सर ये तो नाइंसाफी है सर। बेटा तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, सब फिजिक्स में तो मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है। log 2 is equal to 0.3, ये याद रख लो। log 3 is equal to 0.47, log 5 is equal to 0.69। ये 3 याद रखोगे, बाकी आपको log आता है तो उसको चेंज करो वापस। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन सबसे आसान है ये। इसमें खुद लिखा हुआ है क्या है, आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, -2.303 nRT log V final upon V initial।
तो 2.303 कुछ n दिया हुआ है क्या? 2 दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर r क्या लिया जाए? बेटा जो मन करे वो ले लो। अभी तुमसे कोई पूछा तो है नहीं, किसमें कैलकुलेट करो, जो तुम्हें आता है उसमें सर। कैलकुलेट करो, वही जो यूनिट होगा। देखो देखो इधर तो बेटा कोई इसका यूनिट है नहीं, अरे देखो इधर तो इसका कोई यूनिट है नहीं, मूल से कोई फर्क नहीं है। जो आर का यूनिट होगा वही क्या होगा आपका वर्क डन का यूनिट होगा, करेक्ट। यदि कैलोरी में कैलकुलेट करना है तो आर की वैल्यू 2 ले लो, जूल में कैलकुलेट करना है तो 25/3 ले लो, और यदि लीटर एटीएम में कैलकुलेट करना है तो 1/12 ले लो। 8.314 0.0821 और 2 इधर मैं तो भाई 2 ले लूंगा क्यों फालतू में 8.303 क्या आ जाएगा लॉग वी फाइनल कितना है 50 डिवाइडेड बाई 10/3 क्या है ये 10/3 कर ले। सर अब इसका लॉग क्या लिखेंगे सर? मेरे से कराते ही देखो मैं लॉग 50/15 का मैं बता देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हो आप log 50 माइनस log log 50 माइनस log 15। बस वही दिक्कत है ना, कुछ करना है नहीं तुम लोग को। इसको क्या लिख सकते हो, इधर क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 3, ये कितना होता है समझ गए। log 5 कैंसिल आउट हो गए, log 10 1, log 3 0.47 हो गया कैलकुलेट। आईआईटी तुम्हें कभी भी log की वैल्यू नहीं देगा यदि इस तरीके से कैलकुलेट हो रही होगी तो, नहीं हो रही होगी तो जरूर देगा। सर ये तो अच्छी बात नहीं है सर। अच्छी बात हो जो है यही है, समझ गए, लिख लिया ये। सर नहीं समझा, एक बार आप ही बताओ। क्या नहीं समझा भाई तुमको, ये लॉग Log का log। अरे यार यस मैथ्स शान log 50/15 है, log इसको log a अपॉन b को क्या लिख सकते हैं log a माइनस b, 50 माइनस 15, 50 को क्या लिख सकते हैं 5 into 10 और इसको 15 into 5 into 3 log 5 प्लस बात मत करो, इधर log 5 है, इधर log 10, इधर log 5, इधर log 3, log 5 से log 5 कैंसिल, इधर log 10 माइनस log 3, log 3 की वैल्यू अभी बताया 0.47, log 10 1। आगे समझ यस? हाँ सर।